whenever there is a relative motion between two contact surfaces, write down, whenever there is a relative motion between two contact surfaces, whenever there is a relative motion between two contact surfaces, okay, whenever there is a relative motion between two contact surfaces, the friction is developed, the friction is developed the friction is developed at a contact surface. Okay, so one statement I have said that whenever there is a relative motion between two contact surfaces, friction is developed at a contact surface. क्या स्टेटमेंट बोला मैंने कि whenever there is a relative motion, relative motion मतलब दोनों का जो मोशन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, एक स्टेशनरी रहेगा, दूसरा मोशन में रहेगा, एक का वेलोसिटी कम रहेगा, दूसरे का वेलोसिटी ज्यादा रहेगा. अगर दोनों मोशन में, दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस अगर मोशन में है, तो एक का वेलोसिटी कम होना चाहिए, एक का वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए. दोनों का वेलोसिटी सेम भी रहेगा तो क्या होना चाहिए, कोई बता सकता है? सपोज दोनों का वेलोसिटी सेम है, तो रिलेटिव मोशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए? डायरेक्शंस ऑपोजिट. करेक्ट, परफेक्ट. ओके, डायरेक्शन क्या होना चाहिए? उनका ऑपोजिट होना चाहिए. अगर दोनों का वेलोसिटी सेम है तो रिलेटिव मोशन बनने के लिए उनका डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए. और सबसे इंपॉर्टेंट, वो दोनों सर्फेसेस कांटेक्ट में होने चाहिए. ऐसा नहीं कि कांटेक्ट नहीं होना, दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं रहेगा तो फ्रिक्शन डेवलप नहीं होगा. तो फ्रिक्शन जनरेट होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि देयर शुड बी टू कांटेक्ट सर्फेसेस एंड देयर शुड बी द रिलेटिव मोशन एंड देन फ्रिक्शन विल बी डेवलप्ड. नेक्स्ट स्टेटमेंट, सब लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख लो. द फ्रिक्शन फोर्स इज डेवलप्ड ड्यू टू रिलेटिव मोशन. द फ्रिक्शन फोर्स डेवलप्ड ड्यू टू रिलेटिव मोशन. फोर्स, अभी मैं फोर्स बोल रहा हूँ, पहले के स्टेटमेंट में खाली फ्रिक्शन वर्ड यूज किया था, लेकिन फ्रिक्शन का आउटकम क्या रहता है? फ्रिक्शन फोर्स रहता है. अगर मैं उसको अगर फिजिकल क्वांटिटी में अगर चेक करूँ या फिर उसका सिग्निफिकेंस अगर मैं चेक करूँ, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है. तो स्टेटमेंट क्या है? देखो, राइट डाउन. द फ्रिक्शन फोर्स डेवलप ड्यू टू रिलेटिव मोशन tries to oppose the motion of the body, tries to oppose the motion of the body. तो फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या रहता है? वो हमेशा मोशन को अपोज करता है. ओके, दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. whenever there is a relative motion between two contact surfaces, friction is developed. उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट और एक देखा है कि the friction force developed due to relative motion tries to oppose the motion of the body. बॉडी का मोशन जो है वो अपोज करने की कोशिश करता है फ्रिक्शन फोर्स. ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? वी विल स्टडी सम लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. one is a static friction, one is a kinetic friction. in our syllabus we are going to study only static friction. ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन हम लोग खाली देखने वाले, काइनेटिक फ्रिक्शन अभी हम लोग सिलेबस में नहीं देखेंगे. तो लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, देयर आर सर्टेन लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, सो आई विल प्रेजेंट द स्क्रीन. सर, हाँ बोलो ना. यस सर, वो आप बोल रहे थे फ्रिक्शन और फ्रिक्शन फोर्स, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली फ्रिक्शन कैसा है? फ्रिक्शन मतलब एक फिनोमिनन बोल सकते हैं. मतलब फ्रिक्शन क्या एक प्रोसेस है एक्चुअली. मतलब एक्चुअली फ्रिक्शन क्या रहता है? खाली फ्रिक्शन अगर मैं बोलता हूँ ना, तो मैं प्रोसेस के बारे में बोलता हूँ कि दो रिलेटिव मोशन में क्या हो रहा है, दो सरफेस कॉन्टैक्ट सरफेसेस में रिलेटिव मोशन हो रहा है. और फ्रिक्शन फोर्स मतलब क्या? फ्रिक्शन के प्रोसेस की वजह से जो आउटकम आता है ना, वो फ्रिक्शन फोर्स रहता है एक्चुअली. समझ में आएगा? एक्चुअली फ्रिक्शन मतलब क्या? फ्रिक्शन से हम लोग बोल सकते हैं उसमें वेयर एंड टेयर हो जाएगा. ओके, वेयर एंड टेयर होके उसका बॉडी का रबिंग होने के बाद जो थोड़ा मटेरियल उसका निकल जाएगा, या फिर उसमें हीट जनरेट हो जाएगा. ओके, और उसमें एक फोर्स भी जनरेट हो जाएगा. देयर विल बी सम फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स. तो फ्रिक्शन की जो प्रोसेस है उसकी वजह से बहुत सारे आउटकम्स आ सकते हैं एक्चुअली. तो उसमें से एक आउटकम क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो जाता है. समझ में आएगा? यस सर. खाली वो डिफरेंस है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेशन में, हम लोग हमेशा फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हुआ देखते हैं खाली. बाकी इन जनरल फ्रिक्शन इज अ प्रोसेस. फ्रिक्शन मतलब क्या है? खाली प्रोसेस रहता है. और उसका जो आउटकम है फ्रिक्शन फोर्स, वो हम लोग क्या करने वाले, अपने एनालिसिस में यूज करने वाले. ओके, तो यहाँ पे देखो अभी.
फ्रिक्शन फोर्स के बाद स्टैटिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हम लोग स्टडी करते हैं. राइट डाउन लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, देयर आर 4 to 5 लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. सबसे पहले लिखो फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स acts in opposite direction of. Okay, we are seeing the laws of static friction. Laws of static friction. Laws of static friction. First, static friction force acts in a direction opposite to the impending motion. Opposite to the impending motion. Okay, write down this first law. Friction force acts in opposite direction to that of the impending motion. यहाँ पे impending में motion का मतलब क्या होता है? It is the intention of motion. Impending motion का मतलब थोड़ा जान लो सब लोग. जो बॉडी एक्चुअल में मूव नहीं होता है लेकिन मूव होने के पॉइंट पे रहता है, मतलब इट इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज अ इंपेंडिंग मोशन. मतलब मोशन अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है लेकिन अगर आप फोर्स बढ़ा दोगे तो वो मोशन स्टार्ट हो जाएगा. उसका मतलब क्या है? इंपेंडिंग मोशन. इंपेंडिंग मोशन, इसको और एक वर्ड है ऑन दी वर्ज ऑफ मोशन. ऑन दी वर्ज ऑफ मोशन मतलब बॉडी का मोशन अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है लेकिन वो ऐसे स्टेज पे है कि उसका मोशन अभी स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर में. मतलब अगर आप फोर्स बढ़ा दोगे उसके ऊपर बॉडी का तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड इंपेंडिंग मोशन. तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? इट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द इंपेंडिंग मोशन. ओके, सेकंड लॉ, फ्रिक्शन फोर्स is tangential to the contact surface. Tangential to contact surface. Contact surface. थर्ड, इसको एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. फ्रिक्शन फोर्स इज tangential to the contact surface. थर्ड वन, फ्रिक्शन फोर्स is directly proportional to normal reaction. Okay, friction force is directly proportional to the normal reaction. Then friction force depends on type of material and nature of material in contact. Okay, so what is the first law? Friction force depends on type of material and nature of material in the contact. Last, friction force is independent of area of contact surface. So these are the 5 laws of static friction. पहला लॉ क्या था? ऑपोजिट टू द इंपेंडिंग मोशन. सेकंड लॉ क्या है? टेंजेंशियल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस. थर्ड लॉ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. फोर्थ लॉ, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल. फिफ्थ लॉ, it is independent of the area of the contact surface. Okay, so these are the 5 laws of static friction. If you want you can note down this. Okay, अगर आपको चाहिए तो मैंने वो अपलोड भी कर दिया है. ओके, लेक्चर नंबर 29 में जाओगे तो आपको लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे पता चल जाएंगे. सबने पांचों लॉ रीड किए क्या? सबने रीड किया है ऑल 5 लॉ? इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक ही डायग्राम में. लास्ट वाला क्या है? हाँ, लास्ट वाला है फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ area of contact surface. That means it doesn't depend on the contact surface area. Okay, तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे. सब लोग देखो यहाँ पे ध्यान दो. सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बॉडी ड्रॉ करता हूँ. देखो, the very first thing is friction force is always opposite to the impending motion.
अभी जब बॉडी स्टेशनरी कंडीशन में होगा तो उसके ऊपर कौन से डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, बता सकता है कोई? स्टेशनरी कंडीशन में ये डब्ल्यू वेट है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, कौन से डायरेक्शन में रहेगा फ्रिक्शन फोर्स? No friction ना. No, there is no friction. When body is stationary condition, there is no friction force acting on the body. अभी यहाँ पे देखो, मैं आपको पहला लॉ बोलता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन का. मैंने ये बॉडी को इधर फोर्स लगाया, पी नाम का फोर्स राइट हैंड साइड पे लगाया, तो ये जो बॉडी है उसका इम्पेंडिंग मोशन, मतलब इसका टेंडेंसी कहाँ पे रहेगा मूव होने का? इट विल ट्राई टू मूव इन अ राइट हैंड साइड. इसका मोशन राइट हैंड साइड पे हो सकता है, ऐसा नहीं मोशन होगा यहाँ फोर्स लगा कि तुरंत मोशन स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है. ओके, अगर ये 1000 किलो का ब्लॉक है, 1000 किलो का अगर ब्लॉक है, आप अगर छोटे बच्चे को बोलेगे इसको पुल करो, वो क्या करेगा? फोर्स लगाएगा, लेकिन ये ब्लॉक मूव नहीं होगा. एक्चुअली ब्लॉक विल नॉट मूव बिकॉज दिस फोर्स इज नॉट सफिशिएंट टू मूव द ब्लॉक. तो फोर्स लगाया इसका मतलब मोशन होगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है. फोर्स का वैल्यू बहुत कम रहेगा तो मोशन नहीं होगा, लेकिन इसका टेंडेंसी ब्लॉक का राइट हैंड साइड पे जाने का होगा, टेंडेंसी होगा. ओके, इट विल ट्राई टू मूव ऑन राइट हैंड साइड, but because of some reason it will not move, and the reason is friction force. तो फ्रिक्शन फोर्स उसका रीजन है. देखो, तो ये मोशन अगर राइट हैंड साइड पर है तो फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, जो कि है आपका पहला लॉ. फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? ऑपोजिट. ये देखो, ऑपोजिट टू द इम्पेंडिंग मोशन, ये हो गया पहला लॉ. मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड पे लगना चाहिए. ओके, मोशन अगर राइट हैंड साइड पर है तो फोर्स लेफ्ट हैंड साइड पे लगेगा. फ्रिक्शन फोर्स इज टैंजेंशियल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस. तो ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है ना, यहाँ पे ऐसा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इस फ्रिक्शन फोर्स टैंजेंशियल डायरेक्शन में लगना चाहिए. थर्ड लॉ क्या बोलता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. अगर मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू अगर लिखूं तो उसका फॉर्मूला है म्यू एन. म्यू एन को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं. लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स. सब लोग क्या करो, थोड़ा एक स्टेटमेंट लिखो, एफ एस, ये लिख लो सब लोग. खाली ये जो ग्रीन कलर में लिखा है ना, ये क्योंकि हम लोग यूज करने वाले हैं. राइट डाउन एफ एस, एफ सबस्क्रिप्ट एस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, और इसको लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं. जब इसका वैल्यू म्यू एन रहता है, म्यू इंटू एन, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड एज अ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स. लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स मतलब क्या? मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम पॉसिबल friction force the body, not body, surface can generate. ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा? फ्रिक्शन फोर्स बॉडी पे एक्ट होता है, वो मोशन को अपोज करता है, लेकिन बॉडी का मोशन होता नहीं, ऐसा है क्या? सपोज आपने एक छोटा एक कैलकुलेटर ले लो अपना, और कैलकुलेटर पे एक फोर्स लगाओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उसका जो यहाँ पे मोशन है उसके ऑपोजिट साइड पे फोर्स लगेगा, लेकिन फिर भी बॉडी का मोशन होता ही होता है. तो बॉडी का मोशन क्यों पॉसिबल होता है, कोई बता सकता है? अगर यहाँ पे फोर्स लगा दिया, सो व्हाई मोशन टेक्स प्लेस अल्दो देयर इज अ फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स होने के बावजूद ये राइट हैंड साइड पे क्यों जाता है बॉडी, अगर ज्यादा फोर्स लगाया तो? नेग्लिजिबल. नहीं, फ्रिक्शन फोर्स रहता है उसमें, लेकिन नेग्लिजिबल नहीं, उसका क्वांटिटी लिमिटिंग होता है. फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाते हैं तब. बराबर है. ओके, करेक्ट आंसर है, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्रॉस हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी मूव हो जाता है. ओके, तो इसका मतलब क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ऐसा वैल्यू है जो कि मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है वो सरफेस जितना वैल्यू मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकता है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से हम लोग डिनोट करते हैं. मतलब कोई भी सरफेस इससे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाएगा. उसका म्यू का वैल्यू कितना है और उस पर कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ये दोनों का जो प्रोडक्ट है, दैट इज अ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स. तो यहाँ पे देखो, ये म्यू और एन में कांस्टेंट कौन सा वैल्यू कांस्टेंट रहेगा? वेदर एन इज कांस्टेंट और म्यू इज कांस्टेंट. आउट ऑफ दिस म्यू इज कांस्टेंट, म्यू इज कांस्टेंट. एन चेंज हो सकता है, बॉडी चेंज हो गया तो एन चेंज होगा. तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. यू कैन सी दिस फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, जो कि आपका यहाँ पे लॉ नंबर कौन सा है? देखो, 3 नंबर, थर्ड नंबर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. उसके बाद क्या बोला है? इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल. तो ये जो म्यू है ना, म्यू डिपेंड्स ऑन द मटेरियल. आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें आपने स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू निकाला था, म्यू का वैल्यू. ये जो वैल्यू है मटेरियल पे डिपेंड करता है. वुड का वैल्यू अलग रहेगा, ग्लास का वैल्यू अलग रहेगा. तो इसका मतलब क्या? फ्रिक्शन फोर्स
टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है और नॉर्मल रिएक्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया का वैल्यू है क्या कोई भी? इज देयर एनी वैल्यू रिलेटेड टू द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस? नो, देयर इज नो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया वैल्यू इन द फॉर्मूला। So it is independent of the area of contact surface. इसका एक सिंपल एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, सपोज एक बॉडी है जिसका वेट है W वेट है इसका। ओके, और इसका एक म्यू का वैल्यू है। सेम सरफेस पे सेम वेट मैंने ऐसा रख दिया, सपोज एक फ्लैट करके रख दिया, इसका भी वेट W है, ये भी W वेट है, ये भी W वेट है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया कितना है? खाली इधर बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया है। तो फ्रिक्शन फोर्स किसके ऊपर ज्यादा रहेगा? इसके ऊपर ज्यादा रहेगा कि इसके ऊपर ज्यादा रहेगा फ्रिक्शन फोर्स? आपको सेम रहेगा। सेम रहेगा, सेम। ओके, तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दो बॉडीज का डायग्राम देंगे, इसको बोलेंगे बॉडी ए, बॉडी बी। स्टेटमेंट में लिखेंगे बॉडी ए एंड बी इज मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, इट इज हैविंग सेम वेट, it is kept on same flat surface। बोलेंगे friction force of A is greater than FB, FB is greater than FA बोलेंगे, FA and FB are equal बोलेंगे, या फिर there is no relation between FA and FB। तो उसका आंसर क्या है? दोनों पे सेम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ओके, बिकॉज कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया पे वो डिपेंड नहीं करता, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया कितना भी बढ़ा दो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू सेम रहेगा। एज लॉन्ग एज दोनों का वेट सेम है और दोनों सेम सरफेस पे रखे हुए हैं, दोनों का मटेरियल सेम है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी सेम रहेगा, एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ओके, दीज आर द 5 लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो और एक इंपॉर्टेंट चीज है, सब लोग थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे। अभी हम लोग फिर से एक बार फर्स्ट लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन चेक करते हैं। सपोज देयर इज अ ब्लॉक केप्ट ऑन द इंक्लाइंड सरफेस, इंक्लाइंड सरफेस है, इसका एंगल है थीटा, इसका म्यू है 0.1, मतलब ये बहुत ही स्मूथ सरफेस है। म्यू का वैल्यू हमेशा याद रखो, म्यू इज ऑलवेज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, ये स्टैंडर्ड वैल्यू रहता है, इसको हमको कुछ वहां पे कैलकुलेट नहीं करना है, ये हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा म्यू का वैल्यू। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ये क्वेश्चन भी आपको वाइवा में पूछ सकते हैं। म्यू का वैल्यू का रेंज क्या होता है? व्हाट इज द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन? इट इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1, ऑलवेज रिमेंबर। म्यू का वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यू 0? आइडियल कंडीशन है, एक्चुअली होगा नहीं कभी। म्यू इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स इट इज अ स्मूथ सरफेस और इट इज अ वेरी रफ सरफेस। स्मूथ रहेगा कि सरफेस रफ है? स्मूथ सरफेस रहेगा, समझ में आया सबको? म्यू जब 0 होता है ना, तो उसका मतलब क्या? हाईली स्मूथ, आइडियल सरफेस। म्यू का वैल्यू जितना बढ़ेगा उतना सरफेस का रफनेस ज्यादा होता है। हाँ, तो यहाँ पे देखो, एक 1000 kg का ब्लॉक है ये, और यहाँ पे मैंने फोर्स P लगा दिया। ओके, तो ये अप साइड है, प्लेन का अप साइड है, और ये डाउन साइड है प्लेन का। तो इसमें आप बता सकते हो क्या इसका फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड। चार में ऑप्शन देखो, फ्रिक्शन फोर्स इज फ्रिक्शन फोर्स up the plane, down the plane, 0, can not say, या फिर कैन नॉट से को मैं चेंज करके लिखता हूँ, अप, मे बी अप और डाउन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी अप, इट कैन बी डाउन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? फोर्थ। किसको किसको फोर्थ लगता है और किसी को लगता है फोर्थ, या फिर किसी को ये सेकंड लग रहा है? किसी को सेकंड लगता रहेगा। ब्लॉक अपवर्ड जा रहा है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड, ये भी तो अच्छा दिख रहा है ना ऑप्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, फोर्स अप लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स डाउन। ठीक है, का वैल्यू कम और ब्लॉक नीचे आ रहा है तो यस, नहीं करेक्ट है वो। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि इसका जो ऑप्शन है ना, दैट इज अ फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज इन दिस प्रॉब्लम दिस P वैल्यू इज नॉट गिवन, P का वैल्यू गिवन नहीं है। तो एक सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अभी ये 1000 किलो का ब्लॉक है, एज्यूम करो एक बहुत ही ताकतवर इंसान है जिसके पास बहुत ताकत है, उसको लो इसको ऊपर लिफ्ट करो, तो वो क्या करेगा? इसको आराम से ऊपर लिफ्ट कर पाएगा, जितना ताकत है लगा के
ओके, या फिर मशीन से अगर आप पुल करोगे इसको, मशीन लगाओगे, कोई इलेक्ट्रिक मोटर लगा के, पुली लगा के अगर इसको पुल करोगे तो ये ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तभी फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा, बराबर है। अगर इसको आप मोटर लगाओगे तो ये ऊपर जाएगा और फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड होगा। लेकिन अभी आप एक काम करो, अभी मोटर निकाल दो और एक छोटे बच्चे को, 3-4 साल का एक बच्चा है, उसको बोलो कि इसको ऊपर पुल करो, तो ये पुल कर पाएगा क्या ऊपर इसको, 1000 किलो वाले को? नहीं कर पाएगा ना। ओके, तो उसका रीजन क्या है, इसका वेट बहुत ज्यादा है, उसका फोर्स का डायरेक्शन यही रहेगा, ही विल ट्राई टू पुल द ब्लॉक इन अपवर्ड डायरेक्शन, इट विल हैव दिस डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। लेकिन इसका वैल्यू इतना कम रहेगा, मे बी 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, बहुत ही कम फोर्स अप्लाई करेगा वो, जिसकी वजह से ये ऊपर नहीं जा पाएगा, बट इट विल स्लाइड डाउन बिकॉज ऑफ हेवी वेट, इट विल स्लाइड डाउन, एंड व्हेन इट इज स्लाइडिंग डाउन फ्रिक्शन फोर्स विल बी एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन। तो अगर आपने इंक्लाइन प्लेन पे अगर ब्लॉक रखा हुआ है तो हो सकता है अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। अप्लाइड फोर्स भी इधर है, फ्रिक्शन फोर्स भी उसका इधर ही है। ओके, दोनों पॉसिबिलिटी है अगर आपने इंक्लाइन प्लेन पे रखा, बिकॉज फ्रिक्शन का एक ही फंडा है कि वो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है, नॉट इन द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं रहता कभी, वो हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसीलिए जब कोई भी ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे रहेगा तभी आपको सबसे पहले चेक करना है कि उसका मोशन कहाँ पे है, वेदर इट इज अप द प्लेन और डाउन द प्लेन। अगर कोई भी ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे होगा तो फर्स्ट यू हैव टू चेक द मोशन ऑफ द ब्लॉक एंड देन यू हैव टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। ओके, लेकिन हॉरिजॉन्टल के केस में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल के केस में क्या होगा, जहां पे फोर्स लगाओगे उधर ही बॉडी जाएगा, अगर फोर्स नहीं लगाओगे तो बॉडी स्टेशनरी रहेगा। ऐसा नहीं कि ऐसा कभी होगा क्या, देखो हॉरिजॉन्टल में ऐसा एक ब्लॉक रखा है, आप इधर फोर्स लगा रहे हो और ये ब्लॉक लेफ्ट में जा रहा है, ऐसा कभी पॉसिबिलिटी है क्या? जस्ट लॉजिक लगा के देखो, बराबर है, बराबर बोल रहा हूँ ना। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आप अगर इधर खींचोगे ब्लॉक को तो ये लेफ्ट में जाएगा क्या? कभी नहीं जाएगा ना, बिकॉज वो फ्लैट सरफेस है। अगर आपने लेफ्ट में फोर्स लगाया तो ही वो लेफ्ट में जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या होता है, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, wherever we apply the force in that direction body starts moving, उस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव होता है। लेकिन इंक्लाइन प्लेन पे वैसा नहीं होता। इंक्लाइन प्लेन पे आपको चेक करना पड़ता है, सारी चीजें चेक करनी पड़ती है, म्यू का वैल्यू चेक करना पड़ता है, वेट चेक करना पड़ता है, उसका अप्लाइड फोर्स चेक करना पड़ता है, क्वेश्चन स्टेटमेंट भी चेक करना पड़ता है। ओके, तो ये सब हमने देखा है। अभी मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पे दो डायग्राम्स बना के दिखाता हूँ, सब लोग के डायग्राम थोड़ा ड्रॉ करो। यहाँ पे देखो, ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके ओके, टाइप 1, इसको टाइप 1 लिख दो, टाइप 1, ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, ड्रॉ द डायग्राम। 100 न्यूटन ब्लॉक, म्यू इज इक्वल टू 0.4, यहाँ पे एक पी फोर्स लगा दो एट एन एंगल लेट अस से 20 डिग्री, 20 डिग्री पे एक फोर्स लगा दो। फाइंड, क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखो, फाइंड मिनिमम पी फॉर इम्पेंडिंग मोशन। ओके, सो ड्रॉ दिस डायग्राम। 100 न्यूटन का एक ब्लॉक है, म्यू का वैल्यू 0.4, यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया 20 डिग्री पे। क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि कितना पी का वैल्यू लगाने के बाद इसका मोशन स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी सो दैट देयर इज अ इम्पेंडिंग मोशन ऑफ द ब्लॉक, इम्पेंडिंग मोशन ब्लॉक का मिलेगा, ऐसा कौन सा वैल्यू है? तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, देखो सब लोग थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे। सबसे पहले ये ब्लॉक है ना, उसका एफबीडी में कैसे ड्रॉ करता हूँ, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द गिवन ब्लॉक। यहाँ पे देखो, ये ब्लॉक पहले ऐसे एज इट इज बनाओ। ओके, देन फ्रॉम द सेंटर पॉइंट you have to draw y axis and you have to draw x axis. ओके, अभी ये वेट है इसका, बॉडी का वेट हमने देखा था, कहाँ पे एक्ट होता है बॉडी का वेट, वेट ऑफ द बॉडी डाउन, डाउनवर्ड, बराबर, y एक्सिस पे रहता है, डाउनवर्ड वर्टिकली। तो ये रहेगा बॉडी का वेट, 100 न्यूटन दिया है। उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे देखो ये सरफेस है, इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होगा,
तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन दिखाएंगे हम लोग एक कैपिटल एन। ओके, अब ये ब्लॉक को आप इधर ये राइट हैंड साइड पे ऐसा एंगल पे पुल कर रहे हो, तो मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट पे एक फोर्स दिखा देता हूँ ऐसे, फोर्स पी। अब ये जो फोर्स पी है ना, आप इसको सेंटर में भी दिखा सकते हो। कुछ टेक्स्ट बुक में आप देखोगे ये पी को है ना सेंटर पे अप्लाई किया है, तो ये फोर्स को आप बॉडी पे एक्चुअली किधर भी दिखा सकते हो, नो प्रॉब्लम, बिकॉज वी आर नेग्लेक्टिंग द डायमेंशंस ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक के डायमेंशन हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, इसीलिए आपने इसको सेंटर से पास किया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, 20 डिग्री, इसको रिजॉल्व करते हैं। ये देखो, ये बनेगा P cos 20, ये वर्टिकल में जाएगा, ये बनेगा P sin 20। हमने देखा था हॉरिजॉन्टल प्लेन पे राइट साइड पे फोर्स लगाया तो बॉडी का मोशन भी राइट हैंड साइड पे रहेगा, और इसके कॉन्टैक्ट सरफेस पे इधर ऐसा एक लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। और इंपेंडिंग मोशन वर्ड आ गया है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा म्यू एन। ओके, म्यू का वैल्यू कितना है अपना, 0.4 n। So this is the free ball diagram of the block FBD. Okay, so everyone draw this diagram. This is called free ball diagram. Okay, समझ में आया सबको? इसमें किसी को डाउट है यहाँ तक? ओके, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सबसे पहले समेशन एफेक्ट। समेशन एफेक्ट में क्या क्या आएगा बता सकता है कोई? व्हाट आर द कंपोनेंट्स इन समेशन एफेक्ट? P cos 20 mu n ठीक, हाँ, minus ये mu वाला n. फोर्स रहेगा माइनस म्यू एन। तो ये फोर्स और ये फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे देखो इक्वेशन कैसे आएगा, देखो सब लोग ध्यान दो यहाँ पे। ठीक, समेशन एफेक्ट इज इक्वल टू 0, मतलब क्या, P cos 20 माइनस 0.4 n इज इक्वल टू 0। इसको नंबर दो, इक्वेशन नंबर 1। समेशन Fy0 का इक्वेशन हम लोग डिस्कस करते हैं। ये देखो, ये n ऊपर जा रहा है, P sin 20 भी ऊपर जा रहा है, तो P sin 20 प्लस n लिखता हूँ मैं, P sin 20 प्लस n। तो इक्वेशन कैसे आएगा, देखो, P sin 20 प्लस n माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन को मैं ये फॉर्म में लिखता हूँ, मतलब पहला P वाला कंपोनेंट प्लस n वाला कंपोनेंट, और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा। इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको मोड में जाना पड़ेगा, मोड phi1। कैलसी पे मोड phi1 टाइप करो तो आपको ऐसे टोटल 6 ब्रैकेट दिखेंगे। पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट। पहले रो में इसके कांस्टेंट देखो, P के साथ इधर क्या अंदर मेरे को ये वाला cos 20 है ना, इधर लिख दो cos 20। 0.4 के साथ क्या है, माइनस n है, माइनस 0.4 ये वाला टर्म विथ माइनस साइन, ये 0 है। इसके साथ कौन सा टर्म है, देखो ये sin 20, तो नीचे वैसे 3 ब्रैकेट आ जाएंगे, sin 20। n के साथ कौन सा टर्म है, 1, कांस्टेंट है 100, इक्वल टू साइन प्रेस करो, x इज इक्वल टू, ये p का वैल्यू मिल जाएगा, और y का जो वैल्यू है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ n। ओके, तो चेक करो p का वैल्यू कितना आता है, देखो किसी ने किया है कैलकुलेट p का वैल्यू? चेक करो कितना आता है p। Sir, 37.15. 37.15। ओके, और n कितना आता है? 87.29. करेक्ट है, 87.29। बाकी स्टूडेंट भी चेक करो करेक्ट है क्या? और किसका आया Yes, आंसर sir. ऐसे? Yes, sir. ओके, अभी ये जो क्वेश्चन है इसमें आप एक बार चेक करो। एक मैं आपको एक टास्क देता हूँ खाली, इसमें नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना है, देखो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू 87.29 है, बराबर, ये नॉर्मल रिएक्शन है।
और बॉडी का वेट कितना था देखो, व्हाट वाज द वेट ऑफ द बॉडी? 100 100 न्यूटन। न्यूटन। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन और वेट सेम नहीं आया देखो, इसका रीजन कोई बता सकता है? व्हाई द नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू, n इज नॉट इक्वल टू 100? इसका जस्ट एक्सप्लेन कर पाओगे? मतलब मैथमेटिकली नहीं, ऐसा जस्ट इन जनरल। न्यू एन की वजह से। नहीं, म्यू एन की वजह से नहीं होगा। व्हाई n इज लेस देन 100? बाय ऑब्जर्वेशन। सर क्योंकि उस पे बाकी फोर्स भी लग रहे हैं। करेक्ट है, बाकी फोर्स लग रहा है। और उसमें और स्पेसिफिक कैसा बोल सकते हैं, मतलब वो फोर्स की वजह से क्या हो सकता है बोल सकते हैं हम लोग? ये जो पी साइन 20 कंपोनेंट है ना, पी साइन 20 कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट देखो, ये क्या कर रहा है? ये 100 को अपोज कर रहा है। देखो, ये पी साइन 20 100 को अपोज कर रहा है, तो जिसकी वजह से ये 100 वेट में से थोड़ा सा वेट कम हो जाता है एक्चुअली। दिस फोर्स इज अपोजिंग 100 न्यूटन। समझ में आया? तो अगर आप कोई बॉडी का वेट 100 न्यूटन है और उसको नीचे से अगर कोई एक ऑपोजिशन में कोई अगर फोर्स आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसका क्या हो जाएगा? वेट कम हो जाएगा एक्चुअली, इसका वेट कम हो जाएगा। आप ओके, तो आपको वाइवा में या क्या बोलते हैं उसको, एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो लोग। क्या करेंगे, अगर आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, देखो सपोज, ये चाहिए तो आप होमवर्क के लिए प्रॉब्लम ट्राई करो। ये देखो, सपोज एक ब्लॉक है, ऐसा ब्लॉक आपको प्रोवाइड करेंगे 100 न्यूटन। यहाँ पे ऐसा एक फोर्स लगा देंगे, पी फोर्स लगा देंगे 20 डिग्री पे, और आपको मैं 4 क्वेश्चन देता हूँ। नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 100। दूसरा ऑप्शन, नॉर्मल रिएक्शन इज ग्रेटर देन 100। नॉर्मल रिएक्शन लेस देन 100। कैन नॉट कैलकुलेट फ्रॉम अ गिवन डेटा। कैन नॉट से, कैलकुलेट नहीं, कैन नॉट से फ्रॉम अ गिवन डेटा। क्या 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 रहेगा इसका आंसर ये केस में? तो थर्ड। ऑप्शन ओके, नॉर्मल रिएक्शन इसमें ग्रेटर देन 100 आ जाएगा। तो विथ ऑब्जर्वेशन यू शुड बी एबल टू डायरेक्टली राइट द आंसर। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दूसरा मेथड क्या है, पूरा कैलकुलेट करो प्रॉब्लम और चेक करके देखो। तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन 100 न्यूटन। ओके, चाहिए तो आप चेक कर सकते हो। इसका रीजन क्या है कि जब आप ये पी को जब आप रिजोल्व करोगे ना, तो ये पी साइन 20 नीचे आएगा। ये देखो, ये पी कॉस 20 आएगा, ये 100 न्यूटन। तो पी साइन 20 और 100 ड्यूटी एक दूसरे, 100 न्यूटन ना एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं। पी साइन 20 असिस्टिंग 100 न्यूटन। दोनों ये वेट के साथ जा रहा है, ये वेट के साथ जा रहा है, तो दोनों मिला के उसका टोटल नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा बन जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली। ओके, तो इसमें आपको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, अगर म्यू का वैल्यू दिया है, इसमें ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है, फ्रिक्शन फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट टुवर्ड्स राइट, नो फ्रिक्शन फोर्स कैन नॉट से। तो इसका फ्रिक्शन फोर्स कौन से डायरेक्शन में रहेगा? फ्रिक्शन फोर्स टुवर्ड्स, in this diagram friction Right force side. will be towards left or towards right side। करेक्ट है? सबको समझ में आया ये कैसे आया? बाई फ्रिक्शन फोर्स इज टुवर्ड्स राइट। ओके, फ्रिक्शन फोर्स राइट हैंड साइड पे रहेगा बिकॉज ये फोर्स ऐसा लग रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या करो, आप लोग घर पे ट्राई करो। ओके, अभी हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखो। ओके एवरीवन, ड्रॉ दिस डायग्राम। नहीं, एक मिनट। फिफ्टी डिग्री एंगल ले लो, ये 1000 न्यूटन, म्यू इज इक्वल टू 0.1। और ये है आपका वेट। ओके, सब लोग पहले डायग्राम ड्रॉ करो। 1000 न्यूटन ब्लॉक बनाओ इधर, ये फ्री हैंड डायग्राम बनाओ। 1000 न्यूटन ब्लॉक, ये फ्रिक्शनलेस पुली है, दिस इज अ फ्रिक्शनलेस पुली। फ्रिक्शनलेस पुली। ओके, देयर इज अ वेट W। ओके, और क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखो, फाइंड द मिनिमम वेट W। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मिनिमम वेट W
for which the 1000 Newton block will just slide up the plane. Okay, write down question statement. Find the minimum weight W for which the 1000 Newton block will just slide up the plane. ओके लिख लिया सब लोगों ने, क्वेश्चन स्टेटमेंट लिख लिया? यस सर। ओके ये प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी सब लोग जान दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। फ्रिक्शन अगर आपको प्रॉपर्ली समझना है तो ये मास्टर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर समझ में आए तो फ्रिक्शन का 90% क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में ये जो ब्लॉक है ये कहाँ पे रखा हुआ है? देखो इंक्लाइन प्लेन पे रखा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सब लोग थोड़ा ध्यान दो। सी हम लोग ऐसा एक ब्लॉक बनाएंगे इंक्लाइन प्लेन पे। ओके तो ये रेक्टेंगल मैंने बना दिया। इसमें थोड़ा ध्यान में रखो, ये जो एंगल थे सबके एंगल ये 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री दिखने चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा डायग्राम बनाते हैं, कुछ ऐसा डायग्राम बनाएगा तो 0 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट रेक्टेंगल दिख रहा है, एग्जैक्ट रेक्टेंगल दिखना चाहिए। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो इसका ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड, इसको पैरेलल एक रैंडमली एक सेंटर मार्क करो और ये सेंटर में से ऐसा एक लाइन ड्रॉ करो। अभी तक आपने क्या किया था, अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें आपका ऐसा एक्स एक्सिस और ऐसा वाई रहता था, ये पॉजिटिव एक्स और ये पॉजिटिव वाई। अभी क्या होगा, अभी आपका ये वाला रहेगा, आपका एक्स एक्सिस रहेगा। एक्स एक्सिस पैरेलल टू द प्लेन रहेगा। ये जो प्लेन है ना, इसको पैरेलल हम लोग एक्स एक्सिस लेंगे, तो ये बनेगा आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये बनेगा नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। सबको समझ में आया क्या किया, एक्स एक्सिस कैसे लिया, समझ में आया सबको? ओके समझ में आ रहा है सबको? Yes, Yes, sir. sir. ओके तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल कितना होगा, व्हाट विल बी दिस एंगल? कितना रहेगा ये एंगल? 50। 50 डिग्री रहेगा, करेक्ट। बिकॉज ये देखो क्वेश्चन में दिया ना, प्लेन का एंगल और ये 50 डिग्री है, तो एक्स एक्सिस विल आल्सो मेक एंगल 50 डिग्री, ओके, विद द हॉरिजॉन्टल। अभी मेरा जो y एक्सिस है वो ऐसा होगा, देखो दिस इज माय y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, so this is the positive y, this is the negative side of the y। ओके अभी ये हमने क्यों किया, इसका रीजन भी आपको पता चल जाएगा। ओके सबसे पहले मुझे बताओ इसका वेट ऑफ द बॉडी, वेट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास, वेट कैसे एक्ट होता है बॉडी का? हमेशा वेट ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकल डाउनवर्ड। वर्टिकल वर्टिकली डाउन, करेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो ये जो पेज है ना आपका, क्वेश्चन आंसर शीट का जो पेपर रहेगा ना, उसका ये वाला एज दिख रहा है सबको, ये वाले एज पे ऐसा रोलर स्केल लगाने का, देखो ऐसे, और एग्जैक्टली इसको रोल करके सेंटर पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर देगा, दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी, इट इज एग्जैक्टली वर्टिकल। ओके तो इसके साथ क्या हो जाएगा, एक एंगल फॉर्म हो जाएगा। तो एंगल के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं, तो लोग ध्यान दें यहाँ पे। सी अगर मैंने ये लाइन को अगर एक्सटेंड कर दिया सपोज, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट। ये 50 डिग्री एंगल है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल बता सकता है कोई? ये एंगल 40। 40 होगा। इसका ऑपोजिट एंगल ये भी 40 होगा, 40 होगा। तो ये एंगल कितना बन जाएगा, ये वाला एंगल, ये देखो ये 90 है ना, 50। ये 50 होगा, 50 होगा ये। ओके तो आपका जो वेट है 1000 न्यूटन का जो वेट था, उसका y के साथ एंगल है 50 डिग्री। इसका मतलब ये जो कंपोनेंट है इसको मैं लिखूंगा 1000 cos 50 और इसको लिखूंगा 1000 sin 50। सबको समझ में आया कैसे रिजॉल्व किया, वेट को रिजॉल्व कैसे किया, समझ में आया सबको? किसी को डाउट है इसमें? Yes, sir. ओके हाँ अभी देखो
अभी मैंने वेट को रिजॉल्व कर दिया, लेकिन बाकी फोर्स का इसमें कितना एडवांटेज हो रहा है देखो। अभी अभी सबसे पहले इसका नॉर्मल रिएक्शन चेक करो। नॉर्मल रिएक्शन ऐसे एक्ट होगा बराबर बॉडी के ऊपर। तो ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे दिखेगा देखो, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करोगे क्या आप इसमें? नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करोगे अभी? एंड दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। जरूरत है क्या इसको रिजॉल्व करने की? इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका रीजन क्या है? बिकॉज इट इज एक्टिंग अलॉन्ग वाई एक्सिस। ये देखो वाई एक्सिस पे एक्ट होता है, तो नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो ब्लॉक है इसके साथ ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को अगर कट कर दिया तो इधर टेंशन फोर्स ऐसा दिख जाएगा। तो ये यहाँ पे ऐसा अगर इसको एक्सटेंड करता हूँ ना मैं, यहाँ पे रहेगा टेंशन फोर्स टी। टेंशन फोर्स टी, इधर टेंशन फोर्स को रिजॉल्व करोगे क्या आप? यहाँ पे टेंशन फोर्स को रिजॉल्व करोगे ये डायग्राम में? जरूरत है टेंशन फोर्स को रिजॉल्व करने की? नो। नहीं है जरूरत, बिकॉज इट इज एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ओके, अभी फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स का हमने प्रॉपर्टी देखा था, इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सरफेस एंड इट इज अपोजिट टू द मोशन। क्वेश्चन में लिखा है ब्लॉक विल जस्ट स्लाइड अप द प्लेन, मतलब ब्लॉक का मोशन ऐसा ऊपर जा रहा है। देखो ये मोशन है ब्लॉक का, तो ब्लॉक इज मूविंग अप, तो फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अलोंग द प्लेन। ये फ्रिक्शन फोर्स ऐसा नीचे की तरफ जाएगा, तो इसका वैल्यू रहेगा म्यू एन। ओके, म्यू एन रहेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स को भी रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है? आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस शिफ्ट करने की वजह से आपके नंबर ऑफ फोर्सेस टू बी रिजॉल्व क्वांटिटी डिक्रीज हो जाता है। ओके, मोस्ट ऑफ द फोर्सेस आर आइदर पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, so no need to resolve those forces like normal reaction perpendicular to the plane, mu n parallel to the plane, along the plane, tension T parallel to the plane। तो ये तीन फोर्स को रिजॉल्व नहीं करना है, खाली W को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या करते हैं हम लोग वहां पे शिफ्ट कर देते हैं। वी शिफ्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, तो इसका ये जो एफबीडी है ना, ये फ्रिक्शन के हर क्वेश्चन में आपको ड्रॉ करना है। इसमें खाली W का वैल्यू चेंज होगा, बाकी पूरा डेटा सेम रहेगा, खाली वेट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो ये एफबीडी में किसी को डाउट है? कोई स्टूडेंट्स को ये पर्टिकुलर डायग्राम में डाउट है क्या? ओके, सबको समझ में आया डायग्राम? फ्रिक्शन के ऊपर एक ओके दो एक क्वेश्चन आ जाएगा 100%, 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। ओके, जिसमें आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, अभी इसको हम लोग एनालिसिस करते हैं। अभी सब लोग मुझे वैल्यूज बताओ। सबसे पहले मुझे बता समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 में क्या क्या आएगा। देखो पहला वैल्यू कौन सा आएगा बताओ? समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 फर्स्ट वैल्यू प्लस टी। प्लस टी रहेगा बराबर, प्लस टी। देन -100 sin 50 माइनस -1000 1000 साइन 50 करेक्ट। नेक्स्ट बराबर है, नेक्स्ट कौन सा रहेगा? ये एक फोर्स होगा, ये होगा और -μn करेक्ट माइनस म्यू एन इज इक्वल टू 0। इसमें म्यू का वैल्यू मैं पुट करता हूँ, तो टी माइनस 1000 साइन 50 माइनस 0.1 एन इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज टी इज अननोन, एन इज अननोन। नाउ लेट अस डिस्कस समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। एफ वाई कहाँ बोलो क्या क्या होगा एफ वाई में? अभी एफ वाई में पहला समेशन एफ वाई -n माइनस नहीं प्लस एन, प्लस डायरेक्शन देखो इसमें ऐसे जा रहा है ना, हाँ +n ये ऐसा ऊपर जा रहा है, तो प्लस एन। उसके बाद माइनस -1000 cos 50 माइनस 1000 कॉस 50 करेक्ट है, इज इक्वल टू 0 करेक्ट। एन का वैल्यू आएगा, एन इज इक्वल टू 1000 कॉस 50। एक बार चेक करते देखो, 1000 cos 50 642.79। तो ये जो n का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये n का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो t का वैल्यू देखो कैसा आएगा। देखो t इज इक्वल टू 1000 साइन 50, वहां पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 0.1 इंटू 642.79। ओके, एक बार चेक करता हूँ, ये 0.1 प्लस 1000 चेक करो कितना आता है वैल्यू? 830 आया, 830.323 न्यूटन। ओके, तो ये टी का वैल्यू आया 830.323 न्यूटन। अभी मैं क्या करता हूँ, सब लोग ध्यान दो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है।
अभी मैं ये जो ब्लॉक बी है ना, ये डब्ल्यू जो वेट है इसका मैं एफबीडी बनाता हूँ। ये देखो एफबीडी ऑफ डब्ल्यू, तो कैसा आएगा देखो, यहाँ पे स्ट्रिंग कट करो तो इसका टेंशन फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा, वेदर इट इज डाउनवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन। टेंशन फोर्स ये स्ट्रिंग में कौन से नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा टेंशन फोर्स, अपवर्ड अपवर्ड। इसका अपवर्ड जाएगा, अपवर्ड। ओके, तो यहाँ पे देखो इसका एफबीडी कैसा आएगा, दिस इज वेट डब्ल्यू, ये टेंशन फोर्स टी, टी का वैल्यू ऑलरेडी है मेरे पास 830.323। तो इसमें अगर मैं समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 लिखता हूँ तो टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, सो डब्ल्यू इज इक्वल टू टी का वैल्यू 830.323 न्यूटन, ये है डब्ल्यू। इसको अगर मास में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, इसको अगर मास में कन्वर्ट करना होगा तो डिवाइड बाय 9.81, डिवाइड बाय 9.81, तो m इज इक्वल टू ये जो भी वैल्यू है 830.323 डिवाइडेड बाय 9.81 कर दो इसको। ओके, तो डिवाइड बाय 9.81 तो 84.64 kg आ जाएगा, 84.64 kg। तो ये आंसर है। ओके, सबको समझ आया कैलकुलेशन? ओके, किसी को डाउट है ये प्रॉब्लम में? ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब एक लास्ट एक क्वेश्चन है तो थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे, वो आप चाहिए तो होमवर्क के लिए सॉल्व करो बाद में। खाली उसका एक जस्ट एक फटाफट एक डायग्राम बना लो खाली। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एक मिनट, एक कॉल, एक्चुअली एक कॉल आया था इसके लिए। एक मिनट। हाँ, सब लोग क्या करो, 5 मिनट का काम है खाली, ठीक है? 5 मिनट्स में हो जाएगा पूरा। उसका खाली हम लोग वेब बिल्ड डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम फिर आप बाद में सॉल्व करो, ठीक है? ये नहीं 29। सर हाँ बोलो ना। यस सर, इसमें हम लोग समेशन एफ एक्स और एफ वाई 0 ले रहे तो मतलब इक्विलिब्रियम में है बॉडी। हाँ, अभी उसका रीजन ओके, अच्छा क्वेश्चन है। अभी इसमें समेशन एफ एक्स 0 लेते हैं, एफ वाई 0 लेते हैं, बिकॉज बॉडी को हम लोग इक्विलिब्रियम एज्यूम करते हैं। इक्विलिब्रियम एक्चुअली क्या होता है, क्वेश्चन स्टेटमेंट में कभी भी है ना ऐसा वर्ड होता है कि बॉडी इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन। तो इसका मतलब क्या है, वो पर्टिकुलर पॉइंट तक बॉडी स्टेशनरी कंडीशन में रहता है। वैसे देखा जाए तो इट इज स्टेशनरी कंडीशन अप टू दैट पॉइंट। मतलब जो भी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं ना, मतलब टी का कैलकुलेशन, टेंशन का कैलकुलेशन, पी का कैलकुलेशन, उसका जो भी वैल्यू आता है उसके अंदर वो बॉडी हमेशा इक्विलिब्रियम में ही रहता है एक्चुअली, वैसे देखा जाए तो। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स 0 और एफ वाई 0 का कंडीशन वहां पे यूज करते हैं। समझ में आएगा? यस सर। हाँ, ये देखो, ये जो प्रॉब्लम, ये डायग्राम है ना, सब लोग ये डायग्राम पहले फ्री हैंड डायग्राम बना लो सब लोग फटाफट। ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। ओके, ड्रॉ ब्लॉक ए, ब्लॉक बी। ब्लॉक ए is kept on the inclined plane 35 डिग्री, एंगल इज 20 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। उसका एंगल दिया है 20 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, इट इज 20 डिग्री। उसके दूसरे एंड पर एक ब्लॉक बी लगा है। ओके, एट अदर एंड देयर इज अ ब्लॉक बी। ओके, फ्री हैंड डायग्राम बनाओ फटाफट, उसका डिस्कशन करते हैं हम लोग कैसा करना है ये प्रॉब्लम। बना लिया सर। ओके, हाँ, इसमें ना डब्ल्यू ए लिखो, वेट ऑफ द ए लिखो,
वेट ऑफ ए इज 1000 न्यूटन, ए का वेट लिखो 1000 न्यूटन, और म्यू का वैल्यू लिखो 0.2, म्यू का वैल्यू लिखो 0.2। ओके, अभी एक स्टूडेंट ने पूछा कि इसको हम लोग fx0 fy0 क्यों लिखते हैं, उसका रीजन आपको यहाँ पे बताता हूँ फिर से। यहाँ पे देखो, डिटरमाइन वेट ऑफ ब्लॉक बी, सॉरी, डिटरमाइन वेट ऑफ बी सो दैट बी जस्ट मूव्स डाउन, जस्ट मूव्स डाउन। मतलब ये जो बी का वैल्यू है ना, इसका वैल्यू मैं धीरे धीरे इंक्रीज करती जाऊंगा, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 10 न्यूटन, 100 न्यूटन, 150 न्यूटन, अच्छा मैं धीरे धीरे इंक्रीज करते जाऊंगा। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ही वो नीचे मूव होना स्टार्ट होगा। एट पर्टिकुलर पॉइंट इट विल स्टार्ट मूविंग डाउन, वो पॉइंट पे जाके आपको रुकना है। जैसे आपको लगेगा कि बी अभी नीचे जाएगा, वहां पे जाके आपको रुकना है और वो कंडीशन के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना है। इसीलिए हम लोग वो पर्टिकुलर कंडीशन एज अ इक्विलिब्रियम कंडीशन एज्यूम करके उसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये प्रॉब्लम में देखो, मैं सबसे पहले इसका एफबीडी आपको बना के दिखाता हूँ। ये ब्लॉक को नीचे भेजने का है, इसलिए ये फ्रिक्शन फोर्स इसका नीचे एक्ट होगा, और ये ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक ये ऊपर की तरफ जाएगा। दिस ब्लॉक विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो एवरीवन प्लीज पे अटेंशन हाउ टू ड्रॉ एफबीडी। इसका एफबीडी 2 मिनट में आपको दिखाता हूँ कैसे आएगा, फिर ये आप होमवर्क के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करो। यहाँ पे देखो, दिस इज ब्लॉक ए। ओके, ये इसका स्केल से ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। अब मैं इसे फ्री हैंड बना के दिखा रहा हूँ। इस पे एक वाई एक्सिस ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस ड्रॉ करो। ओके, देन थ्रू दिस पॉइंट ड्रॉ द वेट ऑफ द ब्लॉक। वेट कितना दिया था इसमें, 2000 न्यूटन, करेक्ट, 2000 न्यूटन दिया था। इसका एंगल 1000 जो है ना? नहीं 2000 था, 2000 वेट था, हाँ 2000 सर, बी लिखो। का 2000। यस, ए का 2000 था, ए वाज 2000। ओके, अभी ये जो पर्टिकुलर एंगल है ना, ये प्लेन का एंगल 35 डिग्री है। देखो, प्लेन का एंगल 35 डिग्री होगा, जिसकी वजह से ये जो कंपोनेंट है दैट विल बी 2000 cos 35, ये रहेगा 2000 sin 35। अभी लास्ट क्वेश्चन में जो टेंशन था ना, इट वाज अलोंग एक्स एक्सिस। लास्ट क्वेश्चन आप थोड़ा यहाँ पे देखो, ये डायग्राम देखो, इसमें टेंशन टी वाज अलोंग एक्स एक्सिस। इसका रीजन क्या था, ये देखो, ये रोप है ना, ये प्लेन को पैरेलल था, ये रोप और प्लेन एक दूसरे को पैरेलल थे, इसीलिए मैंने एक्स एक्सिस पे दिखाया। लेकिन अभी के क्वेश्चन में क्या है, देखो अभी के क्वेश्चन में, इधर देखो, ये रोप पैरेलल है क्या, देखो सी, इसमें एंगल है, देखो ये जो ये लाइन और ये रोप का जो टेंशन है ना, ये इसमें 20 डिग्री का एंगल है, देखो 20 डिग्री का एंगल। तो ये मैं कैसे बनाऊंगा, देखो यहाँ पे मेरे डायग्राम पे, सी, इसको मैं ऐसा दिखाऊंगा। ओके, सी, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे टेंशन टी, ये एंगल को मैं लिखूंगा 20 डिग्री एंगल। तो ये कंपोनेंट बनेगा टी कॉस 20, और ये बनेगा टी साइन 20। ओके, डन स्टूडेंट, समझ में आया सबको कैसे चेंज क्या हो गया खाली प्रॉब्लम में। यस सर, Okay. टी का भी कंपोनेंट समझ बनाया। में आया ना? हाँ, टी के कंपोनेंट बन गए, बराबर। तो अभी ये जो है ना नॉर्मल रिएक्शन, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, और ये पर्टिकुलर ब्लॉक ये भी ऊपर की तरफ ही जा रहा है, मोशन उसका इधर है, देखो दिस इज द मोशन, ये मोशन है ब्लॉक का। इसका फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसको मैं नाम देता हूँ N1। N1 क्यों दिया, बिकॉज नहीं N दिया तो भी चलेगा, बिकॉज देयर इज ओनली वन एफबीडी ना, N दे दो। और ये रहेगा आपका इसका म्यू है 0.2, तो 0.2 N आ जाएगा, 0.2 N। तो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, समझ में आया सबको इसमें चेंज क्या हुआ खाली। ओके, यस सर। ओके, समेशन fx0 का मैं तुरंत इक्वेशन लिख लेता हूँ। देखो एक ही स्टेप में लिखूंगा, t cos 20 माइनस 0.2 n इज इक्वल टू 2000 sin 35 के बाद ऐसा इक्वेशन दिखेगा। ओके, उसके बाद देखो समेशन fy इक्वल टू 0 t sin 20 प्लस n, t sin 20 प्लस n इज इक्वल टू 2000, बराबर। इक्वेशन करेक्ट है, देखो मैंने डायरेक्टली एक ही स्टेप में इक्वेशन लिख दिया। आप भी ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये डायरेक्टली मैंने वो माइनस को उधर राइट में लेके उसको नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया। तो इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके टी का आंसर बता सकता है कोई, टी और एन का क्या आंसर आएगा? हो गया, इतना ही ग्रुप पे डाल प्रॉब्लम। देंगे, अभी छोड़ दो ना। क्या आ जाएगा? हेलो, हाँ क्या बोले?
सर ग्रुप पे डाल देंगे, अभी छोड़ दो ना। हाँ चलेगा चलेगा, ओके। और ग्रुप पे मैं एक्चुअली मेरे ख्याल से ये हमने ये कर दिया है, क्या बोलते हैं, क्लासरूम पे मैंने अपलोड कर दिया है, ओके। तो सब लोग क्या करो, ये ट्राई करो प्रॉब्लम, ओके। 1 मिनट में आपका अटेंडेंस ले लेता हूँ। आपका लेक्चर है क्या अभी नेक्स्ट? नहीं सर, ब्रेक है सर, ब्रेक। अच्छा हाँ, ब्रेक है, ब्रेक इंपॉर्टेंट एक्चुअली, बराबर है। ब्रेक का टाइम कभी ये नहीं होना चाहिए। हाँ सर, ब्रेक के 1 मिनट, बाद रोल, हाँ हाँ बराबर। रोल नंबर 2 एब्सेंट, 3 एब्सेंट, उसके बाद 5 Sir, 6 present है roll number 7 2. प्रेजेंट है एक्चुअली, ठीक है, ठीक, 5 6 7 8 9। सर मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ सर, एब्सेंट। सर मैं एब्सेंट इस ग्रुप पे भेज देता कौन है यार ये Actually, बच्चे लोग? कौन बन के सर 7 प्रेजेंट। हूँ। सर मैं भेज देता हूँ ग्रुप पे एब्सेंट। ठीक है चलेगा, एब्सेंट नंबर ग्रुप पे डाल दो, ठीक है, ओके। चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं स्टूडेंट्स, चलो बाय। सबको प्रेजेंट एब्सेंट लगा देते सर।